विजय तेंदुलकर इंडियन थिएटर का बहुत बड़ा नाम था। उनका योगदान न केवल थिएटर की दुनिया में बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में भी महत्वपूर्ण था। वो ऐसे नाटकों के लिए जाने जाते थे जो लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। उनके नाटक अक्सर समाज के गहरे मुद्दों को उजागर करते थे, जिससे दर्शक अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते थे। उनके काम बहुत बोल्ड थे और अक्सर वो पावर में बैठे लोगों को चुनौती देते थे। तेंदुलकर ने अपने नाटकों के माध्यम से सत्ता और अधिकार के दुरुपयोग पर तीखा प्रहार किया। तेंदुलकर समाज का डार्क साइड दिखाने से डरते नहीं थे। उनके नाटकों में अक्सर समाज की कड़वी सच्चाइयों को बेबाकी से पेश किया जाता था, जिससे दर्शक असहज हो जाते थे लेकिन सोचने पर मजबूर भी। उन्होंने करप्शन, पावर का गलत इस्तेमाल और सामाजिक अन्याय पर लिखा। उनके नाटकों में इन मुद्दों को इतनी गहराई से दिखाया गया कि लोग अपने समाज की वास्तविकता से रूबरू हो सके। उनके नाटकों ने बातचीत शुरू करवाई और लोगों से उनके आसपास की दुनिया पर सवाल उठवाए। तेंदुलकर के नाटक केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम भी थे। तेंदुलकर की राइटिंग बहुत पावरफुल थी। उनकी लेखनी में एक ऐसी ताकत थी जो सीधे दिल और दिमाग पर असर करती थी। वो स्ट्रांग लैंग्वेज और विविड इमेजरी इस्तेमाल करते थे। उनके नाटकों में भाषा की ताकत और रंगमंच की जीवंतता का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। उन्होंने इंडिया की लाइफ की रियलिटी को कैप्चर किया। उनके नाटकों में भारतीय समाज की सच्चाई और उसकी जटिलताओं को बखूबी दर्शाया गया। उनके नाटक दर्शकों को पसंद आते थे क्योंकि वो खुद को उनकी कहानियों में देखते थे। तेंदुलकर के नाटकों में आम आदमी की जिंदगी और उसकी समस्याओं को इतनी सजीवता से पेश किया गया कि दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। इंडियन थिएटर पर उनका असर बहुत बड़ा है। तेंदुलकर ने भारतीय रंगमंच को एक नई दिशा दी और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने बाउंड्रीज को पुश किया और नॉर्म्स को चैलेंज किया। तेंदुलकर ने अपने नाटकों के माध्यम से समाज के स्थापित मानदंडों को चुनौती दी और नए विचारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नई जनरेशन के लेखकों को इंपॉर्टेंट सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए इंस्पायर किया। तेंदुलकर की विरासत आज भी जीवित है और उनकी प्रेरणा से नई पीढ़ी के लेखक समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिख रहे हैं। घासीराम कोतवाल की कहानी 18वीं सदी के पुणे, इंडिया में होती है। ये समय बहुत बदलाव और उथल पुथल का था। पेशवा, जो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री होते थे, उनके पास बहुत पावर थी। वो पुणे से राज्य करते थे, जो पॉलिटिकल साजिशों और पावर स्ट्रगल का केंद्र बन गया था। नाटक इस दौर के पुणे के माहौल को दिखाता है। ये एक ऐसे समाज को दर्शाता है जहां पावर में बैठे लोग अक्सर अपने फायदे के लिए अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते थे। करप्शन बहुत ज्यादा था और आम लोग अन्याय के बोझ तले दबे हुए थे। नाटक घासीराम के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक ब्राह्मण है और अपने समुदाय से बहिष्कृत है। वो अपनी खोई हुई हैसियत और सम्मान वापस पाने के लिए बेताब है। उसे पेशवा के चालाक और महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नाना फडणवीस के साथ मिलकर पावर हासिल करने का मौका दिखता है। घासीराम पुणे का कोतवाल यानी पुलिस चीफ बन जाता है। वो बेरहमी से नाना के आदेशों को लागू करता है, अक्सर हिंसा और धमकी का सहारा लेता है। वो नाना की पावर का प्रतीक बन जाता है, जिससे लोग डरते और नफरत करते हैं। नाना फडणवीस एक कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प किरदार है। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और मैनिपुलेटर है। वो पावर की पेचीदगियों को समझता है और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। वो महत्वाकांक्षा और कंट्रोल बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित है। नाना घासीराम में क्षमता देखता है और उसे अपनी पावर को मजबूत करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। वो घासीराम की बेबसी और महत्वाकांक्षा का फायदा उठाता है, उसे एक वफादार और बेरहम एनफोर्सर में बदल देता है। सेक्शन 5 एक खतरनाक सौदा, कीमत पर पावर। अपनी पोजीशन को सुरक्षित करने के लिए घासीराम नाना के साथ एक भयानक सौदा करता है। यह सौदा केवल एक साधारण समझौता नहीं था, बल्कि एक ऐसा निर्णय था जिसने कई जिंदगियों को प्रभावित किया। घासीराम ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो उसकी नैतिकता और इंसानियत पर सवाल खड़े करता है। वो अपनी ही बेटी गौतमी नाना को दे देता है। यह एक ऐसा बलिदान था जो किसी भी पिता के लिए असहनीय होता, लेकिन घासीराम के लिए यह उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का एक साधन था। गौतमी का यह बलिदान केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी,
बल्कि यह समाज के नैतिक ढांचे को भी हिला देने वाला था। यह काम दिखाता है कि घासीराम स्वीकृति और पावर पाने के लिए कितनी हद तक जाने को तैयार है। उसकी यह महत्वाकांक्षा उसे अंधा कर देती है और वह नैतिकता और इंसानियत की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पावर और स्वीकृति के लिए किसी भी हद तक जाना सही है। ये नाना की बेरहमी और चालबाजी की गहराई को भी उजागर करता है। नाना ने घासीराम की कमजोरी का फायदा उठाया और उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना असंभव था। नाना की यह चालबाजी और बेरहमी उसे एक खतरनाक और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। ये बलिदान नाटक में एक टर्निंग पॉइंट है। यह वह क्षण है जब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है और घटनाओं की दिशा बदल जाती है। यह टर्निंग पॉइंट दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा और घासीराम की कहानी किस दिशा में जाएगी। ये उन घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है जो घासीराम के पतन का कारण बनती है। यह पतन केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाओं और नैतिकता का भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पावर और स्वीकृति के लिए किसी भी हद तक जाना अंततः विनाशकारी हो सकता है। ये नैतिक भ्रष्टाचार और पावर के दुरुपयोग की खोज को भी गहरा करता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पावर और स्वीकृति के लिए किसी भी हद तक जाना सही है, और अगर नहीं तो हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम नैतिकता और इंसानियत की सीमाओं को पार न करें। सेक्शन 6, कठपुतली मास्टर और मोहरा घासीराम पर नाना का कंट्रोल। पूरे नाटक में नाना घासीराम को बड़ी चतुराई से मैनिपुलेट करता है। वो घासीराम को अपने कंट्रोल में रखने के लिए चापलूसी, वादे और धमकियों का इस्तेमाल करता है। घासीराम अपनी महत्वाकांक्षा और बदला लेने की इच्छा में अंधा होकर ये नहीं देख पाता कि नाना उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। नाना और घासीराम के बीच का ये रिश्ता नाटक के थीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि कैसे पावर में बैठे लोग अपने फायदे के लिए कमजोर और महत्वाकांक्षी लोगों का फायदा उठा सकते हैं। सेक्शन 7, अनुग्रह से पतन, घासीराम का पतन। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते खुद को बर्बाद कर लिया। जैसे जैसे घासीराम की पावर बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। वह अपने चारों ओर एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है जहां हर कोई उसकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन पावर के साथ साथ उसका पागलपन और क्रूरता भी बढ़ती है। वह अपने विरोधियों को बेरहमी से कुचलने लगता है और अपने दोस्तों को भी शक की नजर से देखने लगता है। धीरे धीरे घासीराम ज्यादा आइसोलेटेड हो जाता है। लोग उससे डरने लगते हैं और उसकी नजरों में गिरते जाते हैं। वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। उसके काम आखिरकार उसके खुद के समर्थकों को भी उसके खिलाफ कर देते हैं। जो लोग कभी उसके सबसे बड़े समर्थक थे, वे अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। नाना ये समझकर कि घासीराम अब उसके किसी काम का नहीं है, उसके पतन की योजना बनाता है। वह घासीराम को हटाने के लिए एक चाल चलता है। नाना की योजना सफल होती है और घासीराम का पतन शुरू हो जाता है। वह अपने ही लोगों के हाथों धोखा खाता है। घासीराम का पतन तेज और क्रूर है। वह अपनी सारी पावर और प्रतिष्ठा खो देता है। उसके दुश्मन उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिन पर वो भरोसा करता था। वह अपने ही विश्वासघातियों के हाथों बर्बाद हो जाता है और अंत में उसका दुखद अंत होता है। वह अकेला और पराजित होकर अपने जीवन की अंतिम सांसें लेता है। उसकी कहानी पावर के भ्रष्ट करने वाले स्वभाव के बारे में एक चेतावनी के रूप में काम करती है। यह हमें सिखाती है कि पावर का गलत इस्तेमाल अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सेक्शन 8, पावर और करप्शन के थीम्स, एक कालातीत कहानी। घासीराम कोतवाल उन विषयों की एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है जो आज भी प्रासंगिक है। यह दिखाता है कि पावर की चाह कैसे सबसे नैतिक व्यक्तियों को भी भ्रष्ट कर सकती है। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और अधिकार के दुरुपयोग के खतरों पर भी प्रकाश डालता है। नाटक एक रिमाइंडर है कि करप्शन किसी एक व्यक्ति या समय तक सीमित नहीं है। यह एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो दुनिया भर के समाजों को परेशान करती रहती है। check 1, check 2, check. सेक्शन 9, स्थायी विरासत, आज घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल भारतीय रंगमंच के सबसे महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। पावर, करप्शन और सामाजिक अन्याय के इसके थीम्स आज भी दर्शकों के साथ रेजोनेट करते हैं।
नाटक को अनगिनत बार भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म किया गया है। इसे फिल्मों और टेलीविजन शोज में रूपांतरित किया गया है। इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। नाटक पावर में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने के महत्व का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करता है। ये हमें अधिकार पर सवाल उठाने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।